गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आई नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और अब तक के जो भी ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में जो भी एपिसोड हुए हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। और काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ़िलहाल हमारी चर्चा चल रही है कि ऑर्गेनाइजेशन का अहमियत क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, उसका उसका इतिहास क्या है, ये सब बारे में हम देख रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही पुराना है जब अपनी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। और सभ्यता की शुरुआत उसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में होता है तो ही हम किसी भी सोसाइटी, समाज, गांव या कबीला कुछ भी हो तो उसका मैनेजमेंट कोई भी जिसके अंदर एबिलिटी होती है उन्हें पूरे सबको हैंडल हैंडल करने की, तो वो उसे मैनेज करता है। और सभी के पास डिग्री नहीं होती पर एक्सपीरियंस जैसे होता है उस हिसाब से वो उसका डेवलपमेंट होता है। और पुरानी सभ्यताओं को देखा जाए तो कई जगह पे पावर और मसल्स के जोर पे भी ये सब ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। पर वो सब जमाना गया। उसके बाद मतलब मानव अधिकार की स्थापना हुई और उस तरह से सबके अधिकार को मद्देनजर रखते हुए सबके बारे में सोचा गया है। और ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में मतलब उस पॉइंट को रखकर और इसकी सब स्थापना हुई। और नाउ अब तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत छोटा है। कि इसलिए क्योंकि क्या है कि हम अगर उसको लेते हैं तो आपकी लिंक टूट जाएगी। सो मैं उसको बहुत वो छोटे से टॉपिक को थोड़ा सा अच्छी तरह से बाइफरकेट करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक थोड़ा सा बैक में जाके उसको देखते हैं। जैसे कि व्हाट इज मैनेजमेंट हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है। पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट हमने देखा जिसके अंदर डेफिनेशन मैनेजमेंट के जो मास्टर्स है, जो लोग मैनेजमेंट के राइटर है, उन्होंने जो कि कुछ भी डेफिनेशन दी उसके भी डिस्कस किया था हमने। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट का। इम्पोर्टेंट सब जगह है मैनेजमेंट होना। हमारे घर में भी मैनेजमेंट सही हो तो हमारी ग्रोथ, मतलब हमारे बच्चों की ग्रोथ या हमारे माँ बाप की मैनेजमेंट सही हो तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ हम कर से हैं। और पूरा घर एक अच्छे स्टेज पे आता है और हमारी प्रगति होती है। और हम उसका मतलब पूरा उसका मैनेजमेंट सही रहा तो हम हमारा पूरा खानदान आगे आता है पढ़ाई में, लिखाई में। और उसकी रिस्पेक्ट पूरा सब करते हैं उसकी। तो इम्पोर्टेंट क्या है वो देखा था हमने। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल उसके कुछ नीति नियम होने चाहिए उसके बारे में देखा था। फिर एक क्वेश्चन रहा था कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है। उसके बारे में जो मतलब वो उसके बारे में भी हमने जाना कि साइंस है कि आर्ट्स है, दोनों तरफ से हमने उसको देखा था। और इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो देखा था। फिर उसके बाद न्यू चैप्टर देखा तो ऑफिस मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट और फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट और फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ऑफिस मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। सेंट्रलाइजेशन है तो कम्युनिकेशन स्किल चैनल किस तरह से होता है। फिर रिलेशन विद द कस्टमर कैसे रहते हैं, वर्कर के साथ रिलेशन, फिर समाज के साथ और गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए। और फंक्शन क्या है मैनेजमेंट के, तो उसके अंदर है देखा गया था कि बेसिक फंक्शन क्या है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है। तो बेसिक फंक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन का इंटरनल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड की कैसे करते हैं, फिर उसे अरेंज कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन को।
और खास जो देखा गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन जो होता है बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में ही हम आगे ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आगे वही है जो जान रहे हैं। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कम्युनिकेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पब्लिक रिलेशन क्या होता है वो इसके अंदर बताया गया है। तो ये सब पॉइंट के बारे में हमारे डिस्कस हुआ था। उसके बाद पर्सनलाइजेशन, मतलब रिलेशन ऑफ रिकॉर्ड, सेफ गार्डिंग क्या क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफिस सिस्टम्स का रूटिंग क्या होता है, स्टेशनरी सप्लाई, तो जिसकी वजह से हमारा पूरा कंट्रोल रह सके। पर्सनल फंक्शंस क्या रहते हैं, कंट्रोल क्या रहता है। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग, डायरेक्शन, उसके बारे में हमने देखा। कम्युनिकेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन और ऑफिस मैनेजर क्या है, हम ये सब देख रहे थे कि ऑफिस मैनेजर की क्वालिटीज़ क्या होती है। हमने इसके बारे में देखा कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए और ड्यूटीज़ उसकी क्या क्या होनी चाहिए, ये देखा हमने। और उसके बाद हम फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कैसे हुई और डेफिनेशन के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो भी देखा। अब आज हम देखेंगे कि बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से प्लान करते हैं तो उसकी बेनिफिट्स क्या है। तो benefit of organization, a good organization exist when each member of a group already selected for their abilities given is given a definite assignment and a state time to be carried it out. A good organization bring many benefits to the management of an enterprises. जो सिलेक्ट किए गए बंदे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उस बंदों को उनकी मतलब सिलेक्टेड जॉब, मतलब वो अपना उद्देश्य क्या क्या है तो उसके लिए सही जॉब के लिए सही बंदों को सिलेक्ट किया जाए। तो वो सही बंदों को अगर सिलेक्ट किया जाए तो वो अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो सब ग्रो करते हैं एक साथ। तो उसकी एंटरप्राइजेस की क्या मतलब बेनिफिट्स है वो देखते हैं। इट फैसिलिटीज टू accomplish ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एक सरलता रहती है कि सही बंदा सही जॉब के लिए अगर सिलेक्ट किया जाए तो वो एक अच्छा ये रहता है। इट्स एलिमिनेटेड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कहने का मतलब है कि खत्म हो जाता है उसका एलिमिनेशन, मतलब वो खत्म हो जाता है। ओवरलैपिंग होना, एक ही काम एक आदमी ने किया फिर वही काम वो दूसरा करेगा तो एक दो बंदों को एक ही काम के पगार देना पड़ता है, तो वो होना नहीं चाहिए। डुप्लीकेशन काम का नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज द इट facilities erase and better communication between the management and personnel, यानी क्या होता है कि बेटर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट और पर्सनल, तो अच्छा कम्युनिकेशन रहता है जिसकी वजह से काफ़ी कुछ मतलब कम्युनिकेशन अगर सही रहा तो गलत फहमियाँ भी दूर होती है और अपर लेवल से क्या कहना चाहता है वो अपर लेवल मैनेजमेंट, और उसी तरह से वो उस काम को कंप्लीट किया जाए तो वो सही रहता है। इट it permitted effect permits effective delegation and decentralization, यानी क्या कि जो प्रतिनिधि मंडल हमने बनाया है जिस जिस काम के लिए, मतलब जो अपर लेवल के लोगों को जिस काम के लिए हमने अपॉइंट किया है
विकेंद्रीकरण होता है, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब वो अनुभूति, मतलब वो उस तरह से मतलब अनुभूति होती है, मतलब सेंट्रलाइजेशन होता है एक काम की, मतलब हम किसी को पूछ सकते हैं कि ये काम की क्या हुआ, तो किसको पूछना चाहिए, तो वो हर छोटे इंसान को अपर लेवल नहीं पूछने जाएगा, तो वो उसका कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा उस काम का रिपोर्टिंग वगैरह, वो उसका सही तरीके अंदाज होना चाहिए। इट फैसिलिटीज एडिक्वेट एंड इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण होता है, मतलब एडिकेट होना यानी मतलब उसका इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, कि अगर ऊपर का लेयर के नहीं, चलो मैनेजर हमें बोलेगा नहीं हमें इसके लिए ये करना है, यानी हर इंसान को उसके काम का वैल्यूएशन होना चाहिए और वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, ये तभी वो उद्देश्यों को हम पूरा कर सकते हैं। It provided clear understanding to employees about their jobs and their relation with one another, यानी इससे अंडरस्टैंड मतलब आदमी सब समझ जाता है कि हर इंसान समझता है कि एम्प्लॉयज अबाउट देयर जॉब्स, मतलब उसे क्या काम करना है, क्या जिम्मेदारी है, वो क्लियर होती है। रिलेशन, एक दूसरे के साथ कैसे रखना है, समझो तुम्हें किसी के साथ प्रॉब्लम कुछ होता है, मतलब कैसे कि एक हमारी एक सोच बन जाती है किसी कास्ट को लेके, किसी बंदे को लेके, किसी को कलर को देखकर, तो कहने का मतलब है कि ये सब होता है ना, तब वो आदमी उससे ऐसे ही एटीट्यूड में काम करता है, पर आपको दिन रात काम करना है, सालों साल काम करना है, तो वो आपने जो सोच रखी है वो सोच हट जाती है कि अरे मैं जो सोच रहा था ये बंदा तो अच्छा है, किसी कास्ट के लिए अरे ये तो अच्छा है, तो ये ऐसा सोचना गलत बात है। तो तब जाके ये क्लैरिफाइड होता है, तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशन उसके जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। इट फैसिलिटीज जॉब इवेल्यूशन एंड अप्रूवल अप्रूवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस, तो ये इवेल्युएशन होता है कि एक इंडिविजुअल एक एक बंदे का भी होता है, और ग्रुप में अगर काम दिया है तो ग्रुप कैसा काम कर रहा है, तो इसका भी हम अच्छे से बाइफर्केशन करके देख सकते हैं। लास्ट वन इज इट फैसिलिटीज एंड ऑर्डरली एक्सप्लेनेशन एंड ग्रोथ, मतलब ऑर्डरली, मतलब जो ऑर्डर ऊपर से आए हैं या हमने किसी को ऑर्डर दिया है, ऑर्डरली कैसे ऑर्डर दिया गया और उस तरह से उसका वो ग्रोथ होता है कि नहीं, तो वो सब इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेनिफिट तभी मिलता है जब अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को उसका मैनेजमेंट या अच्छे से डिज़ाइन किया गया हो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। आपकी कंपनी क्या है, कई कई कंपनियों में मैंने देखा है कि आपकी प्रोडक्ट, मैंने कई कंपनियां देखी है, नाम तो नहीं लूंगा, पर कई कंपनियां आप इंडिया के नंबर वन है, कोई दूसरे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, पर आपकी सोच ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है कि एक लोअर लेवल की कंपनी जैसी सोच हो, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की मिसमैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से डिजाइन नहीं किया गया हो, तो वहां के बंदे का माइग्रेट होके चले जाना बनता है। तो वो बोलता है कि मैं मेरे एफर्ट्स यहाँ पे लगाऊंगा, तो मेरे एफर्ट्स या मेरी काम की वैल्यूएशन नहीं हो रही है सही, तो वो बंदे टिकते नहीं है वहाँ पे। ऐसे मैंने कई जगह पे देखी है। और उनकी सोच कैसी होती है कि एफएमसीजी कंपनीज होती है, तो वो उस कंपनी की तरह हो जाती है, या उसके डीलर्स जो आप देखते हो, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि चॉकलेट बिस्किट बेचने वाली कंपनियां जैसे ही, मतलब वो सोच हो जाती है कि आपका वो एफएमसीजी के जो डीलर्स होते हैं ना, उनकी सोच एक अलग प्रकार की होती है कि नहीं, माल मांगा है ना तो उसे बेचो, कैसे भी करके उसको माल ना, कि आपकी छुट्टी होती है ना, मतलब कैसा होता है कि पर्सनल लाइफ जैसा उसका अंदर कोई कुछ होता ही नहीं है। इसी तरह से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना होता है। और फिर
आती है वही सर्विस की बातें आती है। आपकी कंपटीशन में दूसरी कंपनियां खड़ी हो जाती है ना, तब आपको इसका वैल्यूएशन होता है कि आपको अरे हमने तो इन लोगों का काफी मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जबकि उन्हें पेमेंट के तौर पे भी ज्यादा मिल रहा है, छुट्टियां मिल रही है, और वो बंदा ज्यादा वहां पे एफर्ट्स लगा रहा है सभी तरह के। तो कहने का मतलब है कि वो बंदा वहां पे सेटिस्फाई है तो वो मूव कर लेगा। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये मत समझो कि आप ये समझते हो, कई लोगों की मैंने सोच देखी है कि तू जाएगा ना तो तेरे जैसे 10 मिलेंगे। नो डाउट मिलेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जो काम मैं करता था, एक डिसिप्लिन और जिस तरह से मैंने एक सेंटर को खड़ा किया था, तो वो सेंटर को वहां पे कोई कंप्लेन नहीं थी। पर मैनेजमेंट जब चेंज हुआ, मैनेजमेंट का मतलब है कि प्रोजेक्ट में डायरेक्टर चेंज हो गया, तो उसकी वैल्यूएशन नहीं थी रही। फिर उसके बाद उन्होंने क्या सोचना शुरू किया, कॉस्ट कटिंग कहाँ की जाए। तो सीधी सी बात थी कि 10-12 हजार में दो बंदे मिलते हो या 15 हजार में दो बंदे मिलते हो, तो फिर एक आदमी को रखने का क्यों? बिना नोटिस के आपको निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो कहने का मतलब है हर जगह कॉस्ट कटिंग नहीं देखी जाती। आपकी एक जो काम आप कर रहे हो उसके समाज के प्रति भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने दूसरों को क्या दिया? अगर बिना क्वालिफाइड और अनमैच्योर्ड पर्सन को आप वहां पे अपॉइंट करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स रेगुलेशन एथिक्स जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और वही हुआ। तो वो मैंने कई जगह पे देखा है। तो बेटर है कि वो जो बंदे मुंह करते हैं तो वो मुंह कर ही लेंगे। ठीक है। तो हमने आज ये छोटे से पॉइंट है पर बहुत वैल्यूएटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम इसके अंदर हम इतने पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जो बेनिफिटेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिटेड है, जो पॉइंट उसके बारे में डिस्कस किया कि ये अच्छे से तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन नहीं किए करेंगे तो उसका भुगतान कंपनी को देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। पर कंपटीशन तो हर कंपनी के लिए आएगी, टेक्नोलॉजी भी हर कंपनी के लिए सामने एफर्ट्स मतलब चैलेंजिंग के फ्यूचर में रहेगा। पर आपका ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ उस चीज को एडॉप्ट कर रहा है और कल उठ के मतलब समझो उसके अंदर चेंजेस लाने हैं तो वो चेंज करता रहेगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन लंबा चलेगा और रेस के अंदर टिकेगा भी। ऊपर हर जगह कॉस्ट कटिंग या सब जो आजकल चल रहा है, तो वो माहौल वो नहीं होना चाहिए। तो आप आगे चल सकते हैं। आपके बंदे, क्योंकि आप ये नहीं सोचते हो कि एक बंदे को अपॉइंट कर रहे हो, फिर उसके पीछे उसको ट्रेनिंग का टाइम, सेट होने का टाइम तो कितना जाता है, और वो भी लास्ट में कंटाल के वो भी छोड़ने ही वाला है। आपने किस एथिक्स से कंपनी को की न्यू डाली थी उसकी वैल्यूएशन नहीं रहती है। तो वो जो आपके साथ पहली बार में जो बंदे जुड़ते हैं तो वो आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो न्यू डाली गई है जिस उद्देश्य से, तो वो आपके और सपनों को साकार करने की ये रखते हैं, मतलब उसे साकार करने की क्षमता रखते हैं। और फिर नए अपॉइंटमेंट किए गए, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ पर उसको एथिक्स की वैल्यू ही नहीं है तो वो मतलब नहीं रहता। सो आज हम बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस की। हम अगली बार ऑर्गेनाइजेशन के कितने प्रकार है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे, कितने कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो देखेंगे, ताकि आप समझ पाएँ। सो आज के एपिसोड में या आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।